पब्लिक के बहुत से सवाल हैं और हमने आपसे साथ ये पब्लिक मंच करने पर सोशल मीडिया में लोगों से सवाल पूछे तो बहुत भर भर के आपके लिए देश भर से सवाल आए हैं। सत्यव्रत का सोशल मीडिया के जरिए सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से सवाल है। माधवी लता जबरदस्त लड़ रही हैं, हम लोग टीवी पर देख रहे हैं। मैंने उन्हें सुना कि वो हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। माधवी सचमुच उनकी लड़ाई लड़ना चाहती हैं या सिर्फ वोट पाने के लिए ऐसा बोल रही हैं? अगर वोट पाने के लिए मुझे करना है तो अब 20 साल से क्यों करना पड़ता? अगर 20 साल से कोई सोशल वर्कर का काम कर रहे तो भैया उसको तुरंत बुलाओ, टिकट दे दो, क्योंकि 20 साल से अच्छा काम करने की बुरी आदत है उनमें। श्यामा सिंह का बोकारो झारखंड से सवाल है। माधवी जी की पर्सनालिटी मुझे और मैं समझती हूँ ज्यादातर लोगों को बहुत इम्प्रेस नहीं करती। एक रहस्य जैसा उनके आसपास दिखता है। अगर वो जवाब देना चाहें तो इसकी वजह बताएं कि आप इतनी मिस्टीरियस क्यों लगती हैं? क्योंकि लोगों को आज तक राजनीति में बहुत चंद लोग सच बात करते हुए देखे और आदत नहीं है लोगों को सच सुनना राजनीतिज्ञ के पास से। तो थोड़ा अभी आगे जाकर उनको ये आदत हो जाएगी, क्योंकि वहां से मोदी भाई शुरू करे और हम इसको मैं और अन्नामलई भाई आगे लेके जाएंगे। मोहम्मद फारूक का बाराबंकी से सवाल है। माधवी जी को नहीं लगता कि उन्हें बीजेपी ने हैदराबाद की सीट से लड़ाकर फंसा दिया है, क्योंकि हैदराबाद से ओवैसी जी का आज तक कोई भी तोड़ नहीं निकला, उन्हें कोई हरा नहीं पाया? हम इस फंसने को भगत सिंह जी का मौत का गले में जो फंदा था उसके बराबर समझते हैं। इसमें हम शहीद भी हो गए तो देश के लिए शहीद हो गए समझेंगे। गिरधारी पांडे का भी सवाल है कि अयोध्या से नाविका जी माधवी लता जी का स्नेह रामनवमी पर पूरे देश ने देखा। मेरा सवाल आपके जरिए उनसे ये है कि वो रामलला के दर्शन करने कब आएंगी? जीतकर इस जीत को रामलला के चरण पे देने जाएंगे हम। अंकित राय का सवाल है गाजीपुर से। पिछली बार इस सीट पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बीजेपी कैंडिडेट से डबल से अधिक वोट पाए थे। इस बार क्या आप उस गैप को भरते हुए आगे निकल पाएंगे? भरना तो बहुत दूर की बहुत कम बात है। हम उसको आगे पार करके इतना निकल जाएंगे कि ओवैसी जी अब की बार रिटायरमेंट ले लेंगे। देखिए कितने सवाल आ रहे हैं। बनारस से भी ओम सिंह का सवाल है। ओवैसी यूपी में माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद के समर्थन में बोलते हैं। वो उनके लिए झूठे नैरेटिव बनाते हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता को ये बातें हैदराबाद की जनता के बीच जोर शोर से बताना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम इधर बैठे बैठे अगर इस हमारे लिए जो शुभचिंतक तक हम पहुंच गए हैं तो मुख्तार अंसारी जी भी यहां तक पहुंच गए हैं। शुभम यादव प्रयागराज से पूछ रहे हैं। हैदराबाद सीट पर करीब 59% मुस्लिम वोटर्स हैं और आपकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में आप असदुद्दीन ओवैसी जो कि खुलकर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें कैसे हरा पाएंगे? ऐसे सवाल करने वाले हर हिंदू भाई से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, विनम्रता से ही कहना चाहती हूँ, भैया अब हम भी इस मजहब का नाम लेना बंद कर देंगे। हमारा संख्या भले ही इस असेंबली और इस लोकसभा में कम होता होगा, लेकिन देश में हमारा संख्या अधिक है और हम उनमें से है जो मानते हैं सबका साथ सबका विकास है। कोई भी संसदीय लड़ाई मजहब के नाम पे नहीं होना चाहिए। आज हम आगे बढ़े हैं हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए और हिंदू भाई बहनों के लिए, ईसा क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए, सिख भाई बहनों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए एक न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े हैं। मोहम्मद अंसार दिल्ली से पूछ रहे हैं, 3 तलाक जैसे मुद्दे पर आप खुलकर सामने आई थी। मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? सांसद बनने पर आप उनके लिए क्या करेंगी? सबसे पहली बात तो यह है, मुसलमान स्त्रियों में 2 प्रकार के स्त्री होते हैं, एक अनपढ़, एक पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखी लड़कियों को और आगे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
उनका वजूद जो है उनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री इस देश की नाज है, इस देश की शान भी है। तो हम यही मानते हैं। तो उन सारे लड़कियां हमारे खुद के बच्ची से किसी प्रकार से कम नहीं, इसीलिए हम कई सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में मुसलमान लड़कियों के लिए हम फीस भरते हैं। और कई बार हमको ये अच्छा नहीं लगता जब हम मुसलमान मुसलमान बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार यहां तक खींच के लेने वाले असदुद्दीन के लिए इस प्रकार से बात करना पड़ता है, नहीं तो हम कतई ही पसंद नहीं करते ऐसा बात करना। उन सारे नन्हे मुन्ने लड़कियों के लिए हम जो अच्छी तरह से और पढ़ना चाहते हैं उनको आगे पढ़ाने के लिए हर व्यवस्था करेंगे जो पसमंदे परिवार से है। और उन लड़कियां जिनको पढ़ा लिखा ही नहीं है उनको हम हुनर सिखाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम स्थापित करना चाहते, ताकि जिनकी शादी नहीं हुई हो 21 साल के अंदर किसी भी प्रकार से शादी करने की मजबूरी ना रहे उनके सर पर, वो खुद पैसा कमाए और एक ऐसी स्थिति पे आए कि कल वो बड़ी शान से एक अच्छे घर के बहू बने और उनके बच्चों को कल खुद पढ़ा लिखाने के एक स्थिति पर आ जाए। ये हमारी सोच विचार है। और अब की बार जितने भी कॉरपोरेट सीट्स है हम जीतने के बाद, उसमें आने वाले कॉरपोरेट इलेक्शंस में 33.3 कॉरपोरेटर इलेक्शंस में पूरे स्त्रियों के लिए हम लेके आना प्रयत्न करेंगे। और उसके अंदर न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न सिख, न जैन, न बौद्ध, न पारसी, जिसको टैलेंट है, जो सोशल वर्कर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो गरीबी जानते हैं, जो प्रजा के बीच में है, उन स्त्रियों को 33.3% के हिसाब से उनको जगह मिलेगा कॉर्पोरेटर्स बनने के लिए। और मैं उनके साथ चलूंगी कैंपेनिंग करने के लिए। मेरा सवाल आपसे है कि वो लोग जो कहते हैं अगर सरकार में आएंगे विपक्ष की पार्टियां तो वो वापस कर देंगे, वो शरिया लॉ, पर्सनल लॉज को सुरक्षित रखेंगे, उन्हें आप क्या संदेश दें? ये जो शरिया लॉ है, बदनसीबी है कि कई सारे मुसलमान औरतें और अनपढ़ बच्चे इसके बारे में लड़ नहीं पा रहे, जिनका आवाज हम भी बनना चाहते आगे जाकर। ये शरिया लॉ फतवा आलमगिरी से बना हुआ है। ये फतवा आलमगिरी औरंगजेब ने बनाया है उन मर्दों के साथ उस जमाने में जिनको औरत का कदर नहीं है। यह अलग बात है कि हम जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई हर मुस्लिम लड़की के लिए, हर मुस्लिम नौजवान के लिए, हर मुस्लिम उस औरत के लिए, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनके लिए देशवासी के जैसे लड़ते ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी देने की कोशिश कर ले।